दोस्तों, देश की सबसे पावरफुल जॉब होती है आईएएस। इसीलिए कहीं ना कहीं हर किसी का ड्रीम होता है आईएएस बनना। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे आईएएस कैसे बने, हाउ टू बिकम एन आईएएस। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि आईएएस बनने के लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, कितनी परसेंटेज चाहिए, इसके साथ ही कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं, इसके साथ ही कितनी कट ऑफ रहती है, इसके साथ ही आईएएस का क्या सिलेबस रहता है, एग्ज़ाम में कितने स्टेप होते हैं और इसके साथ ही आईएएस बनने के बाद में कितनी सैलरी मिलती है। इन सभी बिंदुओं के बारे में हम डिटेल से आगे चर्चा करेंगे। दोस्तों, बता दूं, अगर आपने इस वीडियो को अगर कंप्लीट देख लिया तो आईएएस से संबंधित आपके जितने भी डाउट हैं सारे के सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आगे आपको आईएएस बनने से संबंधित किसी भी प्रकार के और वीडियो देखने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आईएएस का एग्ज़ाम यूपीएससी कंडक्ट करवाती है। यूपीएससी का पूरा नाम होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो जो यूपीएससी है यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, वो आईएएस का एग्ज़ाम करवाता है। अगर कोई कहता है कि वह आईएएस की तैयारी कर रहा है तो वो गलत है। असल में वो आईएएस की नहीं बल्कि वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा होता है। इसके अंतर्गत कई सर्विस होते हैं जैसे कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और आईआरएस सहित 24 तरह की इसमें सर्विसेज आती हैं। इन सभी का जो एग्ज़ाम है वो कौन करवाती है? यूपीएससी करवाती है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ आप पूछोगे कि सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम पास होने के बाद जितने भी आईएएस, आईपीएस बनते हैं उन्हें जॉब किस चीज़ की मिलती है, वे लोग किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी डीएम, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, इसके साथ ही जितने भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं वे सभी कौन होते हैं? आईएएस होते हैं। डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी, प्रधानमंत्री के सेक्रेटरी आदि ये सारे के सारे कौन होते हैं? आईएएस से होते हैं। और आईपीएस श्रेणी के जितने भी लोग हैं वो पुलिस में क्या बनते हैं? अफसर बनते हैं, जैसे कि एसपी, डीएफसी आदि। तो कहने मतलब ये दोस्तों कि सिविल सर्विस का एग्ज़ाम पास होने के बाद में जितने भी आईएएस, आईपीएस बनते हैं उन्हें जॉब किस चीज़ की मिलती है, वे किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो आपको बता दूं कि जितने भी डीएम, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, जितने भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं वो सारे के सारे आईएएस होते हैं। जैसे कि डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हो गए, प्रधानमंत्री के सेक्रेटरी हो गए आदि। इसके साथ ही आईपीएस श्रेणी के जितने भी लोग होते हैं वो पुलिस में क्या बनते हैं? अफसर बनते हैं, जैसे कि एसपी, डीएफसी आदि। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि आईएएस बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, यानी कि आईएएस बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसमें सिर्फ ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। ठीक है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में मिनिमम मार्क्स से आपने ग्रेजुएट किया है या आप ग्रेजुएशन लास्ट ईयर या लास्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो भी आप आईएएस का फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही अगर आपने किसी भी डिग्री कोर्स जैसे कि बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीसीए, इंजीनियरिंग या मेडिकल या कोई भी अन्य डिग्री कोर्स किया हुआ है तो भी आप यूपीएससी का एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल है, यानी कि योग्य हैं। तो कहने मतलब ये फ्रेंड्स, आईएएस बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट में मिनिमम मार्क्स से ग्रेजुएट हो या फिर आप ग्रेजुएशन लास्ट ईयर या लास्ट सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं तो भी आप आईएएस का एग्ज़ाम दे सकते हैं। साथ ही अगर आपने कोई भी डिग्री कोर्स किया है तो भी आप आईएएस का एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके साथ ही आईएएस बनने के लिए कुछ और भी योग्यताएँ चाहिए। इसके साथ ही जो भी कैंडिडेट है आईएएस का एग्ज़ाम देगा वो भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी कि इंडियन सिटीजन होना चाहिए जो भी कैंडिडेट आईएएस की एग्ज़ाम देगा। यानी कि आईएएस और आईपीएस बनने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए। साथ ही जितने भी अन्य सर्विस होते हैं जैसे कि आईएफएस, आईआरएस और अन्य सर्विस, इनके लिए माइग्रेट किया हुआ हो सकता है, जैसे कि नेपाल, भूटान आदि। तो कहने मतलब ये फ्रेंड्स कि आईएएस बनने के लिए जो पहले योग्यता बताई, इसके साथ साथ ही वो इंडिया का नागरिक होना चाहिए, यानी भारत का नागरिक होना चाहिए। किसके लिए? आईएएस और आईपीएस बनने के लिए तो कंपलसरी है। इसके साथ ही जो आईएफएस है, आईआरएस है, इसके और अन्य जो सर्विस हैं इनके लिए दूसरे देश से कोई भी बंदा माइग्रेट किया हुआ हो सकता है, जैसे कि नेपाल हो गया, पड़ोसी देश भूटान हो गया, पाकिस्तान हो गया, यहाँ से कोई माइग्रेट किया हुआ बंदा है तो वो आईएफएस, आईआरएस और अन्य जो सर्विसेज हैं इनके लिए वो यूपीएससी का एग्ज़ाम दे सकता है। जबकि अगर आईएएस बनना चाहता है और आईपीएस बनना चाहता है तो वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, अर्थात इंडिया का नागरिक होना चाहिए। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे आईएएस, आईएफएस, इसका मतलब क्या होता है, इनकी फुल फॉर्म क्या होती है। सबसे पहले तो ये देखिए, तो देखिए आईएएस की फुल फॉर्म होती है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव
सर्विस यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ये इसका पूरा नाम होता है यानी फुल फॉर्म होती है आईएएस की, जिसे हिंदी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के नाम से जाना जाता है। फिर बात करते हैं आईपीएस की फुल फॉर्म की। तो देखिए फ्रेंड्स, आईपीएस की फुल फॉर्म होती है इंडियन पुलिस सर्विस, जिसे हिंदी में भारतीय पुलिस सेवा के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से आईएएस का पूरा नाम होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी कि भारतीय प्रशासनिक सेवा, और आईपीएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन पुलिस सर्विस यानी कि भारतीय पुलिस सेवा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, आईएफएस की फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए, आईएफएस की फुल फॉर्म है इंडियन फॉरेन सर्विस यानी कि भारतीय विदेश सेवा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आईएफएस की फुल फॉर्म है इंडियन फॉरेन सर्विस यानी भारतीय विदेश सेवा, और उसी प्रकार आईआरएस की फुल फॉर्म है इंडियन रेवेन्यू सर्विस यानी कि भारतीय राजस्व सेवा। तो इस तरह से फ्रेंड्स आईआरएस, इसके साथ ही आईएफएस, आईपीएस और आईएएस, इन सभी की जितनी भी फुल फॉर्म थी वो सारी की सारी फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी है। चलिए यहाँ तक बात अगर समझ में आ गई तो आगे हम चर्चा करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बात करते हैं हम एज क्राइटेरिया की। ज़्यादातर स्टूडेंट के इस एज क्राइटेरिया को लेकर ही काफ़ी असमंजस से बना रहता है, यानी कि काफ़ी कन्फ्यूजन रहते हैं। तो देखिए, आईएएस का फॉर्म बनने के लिए जो भी जनरल कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट है उसके लिए आयु निर्धारित की गई है 21 से 32 साल, यानी 21 साल से 32 साल के बीच में वो फॉर्म भर सकता है। अगर ओबीसी कैंडिडेट है तो इसके लिए आयु सीमा दे रखी है 21 से 35 वर्ष, और इसके साथ ही एससी एसटी का कोई भी कैंडिडेट है तो इसके लिए आयु दे रखी है 21 से 37 ईयर तक, वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो ये आपके सामने थी एज का क्राइटेरिया, कौन सी कैटेगरी को कितना क्या दे रखा है आप देख सकते हो। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि कितने अटेम्प्ट दे सकता है, यानी कि आईएएस की एग्ज़ाम कितनी बार वो दे सकता है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल कैंडिडेट के लिए। जनरल कैंडिडेट जो भी हैं वो 6 अटेम्प्ट दे सकता है। इसके साथ ही ओबीसी कैटेगरी का कोई भी बंदा है तो 9 अटेम्प्ट दे सकता है, और एससी एसटी का कोई बंदा है तो वो नो लिमिट यानी कि वो कितनी भी बार एग्ज़ाम दे सकता है। जबकि जनरल कैटेगरी का कोई भी कैंडिडेट 6 बार एग्ज़ाम दे सकता है। इसके साथ ही ओबीसी कैटेगरी का कोई भी जो कैंडिडेट है वो 9 बार एग्ज़ाम दे सकता है, और एससी एसटी का कोई भी बंदा है तो वो नो लिमिट यानी कि कितनी बार ही एग्ज़ाम दे सकता है, किसकी, आईएएस की। अब देखिए दोस्तों, ये अटैम्प्ट तभी गिना जाएगा जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे। ऐसा नहीं है कि आपने फॉर्म भरा और अटैम्प्ट शामिल कर लिया गया, यानी अटैम्प्ट काउंट कर लिया गया, ऐसा नहीं है। ये तभी काउंट होगा जब आप इसकी एग्ज़ाम में बैठोगे। तो कहने मतलब ये फ्रेंड्स कि जो अटैम्प्ट दिए गए हैं, जैसे कि जनरल कैंडिडेट को 6, ओबीसी को 9, एससी एसटी के लिए कोई लिमिट नहीं है, तो जो अटैम्प्ट है ये अटैम्प्ट तभी गिना जाएगा जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे। ऐसा नहीं है कि आपने फॉर्म भर दिया और एग्ज़ाम आपने दी नहीं तो अटैम्प्ट गिन लिए जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये तभी गिना जाएगा जब आप इसके एग्ज़ाम में बैठोगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब दोस्तों बात करते हैं कि एग्ज़ाम में सेलेक्ट होने के कितने चांसेज होते हैं। तो दोस्तों, स्टूडेंट का सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में सिलेक्शन होने का जो चांस होता है वो मात्र 0.21% होता है। पिछली बार के अनुसार अगर देखें तो पिछली बार 11,37,000 स्टूडेंटों ने फॉर्म अप्लाई किया था, जिसमें से मात्र 1,099 स्टूडेंट का ही फाइनल सिलेक्शन हुआ, जो बहुत ही कम है। तो आप इन बातों पर ध्यान नहीं देवे, क्योंकि आपको कितनी सीट चाहिए, एक सीट चाहिए, तो इन सभी बातों को आप इग्नोर करें। ऐसा नहीं भाई आप मेहनत कर रहे हो और आपको लगे भाई इसमें सिलेक्शन होने के चांसेस ना के बराबर हैं, मात्र 11,37,000 में से 1,099 स्टूडेंट का ही सिलेक्शन हुआ है, तो अपना कहाँ होगा, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ सीट एक चाहिए। तो आप अगर आईएएस बनने के इच्छुक हैं, जागरूक हैं, तो आप तैयारी कीजिए। चलिए अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की, यानी एग्ज़ाम पैटर्न किस प्रकार का होता है। देखिए, इसमें कुछ 3 चरणों से गुजरना पड़ता है। ठीक है, अब 3 चरण कौन कौन से हैं। फर्स्ट चरण में तो आपकी प्री एग्ज़ाम होती है। प्री एग्ज़ाम होने के बाद में मेंस एग्ज़ाम होते हैं, और मेंस एग्ज़ाम होने के बाद में होता है इंटरव्यू। उसके आधार पर फिर आप बनते हैं आईएएस। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स प्री एग्ज़ाम में। तो प्री एग्ज़ाम में कुल 2 पेपर होते हैं। पहला जो पेपर होता है वो जनरल स्टडीज़ का होता है, और दूसरा जो पेपर होता है वो होता है सीसेट का। ठीक है, दोनों पेपर 200 नंबरों के होते हैं, और दोनों पेपरों में नंबर ऑफ जो क्वेश्चन होते हैं वो अलग अलग होते हैं। पहले जो पेपर है उसमें 100 क्वेश्चन होंगे, और दूसरे जो पेपर होता है उसमें 80 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है,
अब एग्ज़ाम को आप हिंदी में या इंग्लिश दोनों में से किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हैं। ये आप पर निर्भर करता है कि आप किस लैंग्वेज में एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो कहने मतलब भी फ्रेंड्स कि जो प्री एग्ज़ाम है, प्री एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं। पहला होता है जनरल स्टडीज़ का और दूसरा होता है CSET का। दोनों जो पेपर होते हैं 200 नंबर के होते हैं। दोनों पेपरों में से नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर देखा जाए अलग अलग होते हैं। पहले पेपर में 100 क्वेश्चन होते हैं और दूसरे जो पेपर होता है उसमें 80 क्वेश्चन होते हैं। इस एग्ज़ाम को आप हिंदी में भी दे सकते हैं या फिर इंग्लिश, दोनों लैंग्वेजेसों में किसी भी लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये आप पर निर्भर करता है कि आप किस लैंग्वेज में एग्ज़ाम देना चाहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, इन दोनों में अंतर क्या होता है। अभी आपको बताया कि जो प्री एग्ज़ाम होती है, प्री एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर में 100 क्वेश्चन और सेकंड पेपर में कितने 80 क्वेश्चन होते हैं और दोनों 100 नंबरों के होते हैं, यानी कि टोटल 200 मार्क्स का होता है। तो यहाँ पर डाउट ये होता है कि फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर इन दोनों में अंतर क्या है। तो देखो दोस्तों, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में अंतर यह है कि सेकंड जो पेपर होता है वो सिर्फ क्वालिफाई पेपर होता है। ठीक है, यानी आपको उसमें सिर्फ और सिर्फ पास होना पड़ता है। आपको उसमें से कितने अंक लाने होंगे, 66 अंक लाने होंगे। जबकि फर्स्ट जो पेपर है वो फर्स्ट पेपर आपकी मेरिट बनाता है। जो फर्स्ट पेपर मैंने आपको बताया था 100 क्वेश्चन थे जिसमें, वो आपकी मेरिट बनाएगा। जबकि दूसरा जो पेपर था जिसमें 80 क्वेश्चन थे वो सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, यानी पास करना है। और इन दोनों में से लगभग आपको कितने नंबर लाने हैं, तो उस पेपर में से सेकंड पेपर की बात करें तो सेकंड पेपर में से आपको मात्र 66 अंक लाने हैं। जबकि फर्स्ट पेपर आपकी मेरिट बनाता है जिससे आप मेंस एग्जाम पास कर सके। तथा इन सभी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, यानी एबीसीडी वाले क्वेश्चन होते हैं। सिर्फ ये थी कहानी सिर्फ प्री एग्ज़ाम की। तो प्री एग्ज़ाम सिर्फ क्वालिफाई स्टेज होता है। ये एक प्रक्रिया है मेंस एग्ज़ाम में जाने की। मेरिट के लिए प्री एग्ज़ाम के जो भी मार्क्स हैं वो नहीं जोड़े जाते हैं, यानी कि प्री एग्ज़ाम में पास होने के बाद में आप जो एग्ज़ाम दोगे वो किसके दोगे, मेंस के। तो कहने में फ्रेंड्स दोबारा से मैं बता देता हूँ आपको फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर में अंतर क्या है। तो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में अंतर ये है कि जो सेकंड पेपर है वो सेकंड पेपर सिर्फ क्वालिफाई पेपर है जिसमें आपको 66 अंक लाने हैं। जबकि फर्स्ट जो पेपर है वो आपकी मेरिट बनाता है जिससे आप मेंस एग्ज़ाम में जा सको। तथा इन सभी एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। यह सिर्फ प्री एग्ज़ाम की कहानी थी। तो प्री एग्ज़ाम सिर्फ एक क्वालिफाई स्टेज होता है मेंस एग्ज़ाम में जाने के लिए। अब जो प्री एग्ज़ाम है उस प्री एग्ज़ाम के जो भी मार्क्स हैं वो मेंस एग्ज़ाम में आपके नहीं जोड़े जाएंगे। ठीक है, प्री एग्ज़ाम में आप पास हो जाओ, उसके बाद में सेकंड एग्ज़ाम में आपको भेज दिया जाता है, यानी कि मेंस एग्ज़ाम में आपको बैठने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। चलिए अब बात करते हैं फ्रेंड्स मेंस एग्ज़ाम की। तो देखिए फ्रेंड्स, मेंस एग्ज़ाम में कुल 9 पेपर होते हैं। टोटल अगर मार्क्स की बात करें तो टोटल मार्क्स होते हैं कितने, 1750 नंबर का होता है, यानी कि 9 पेपर होंगे। और 9 पेपर अगर टोटल मार्क्स की देखें तो कितने नंबर के, 1750 नंबर के। 9 पेपर में से 7 पेपर पर ज़्यादा ध्यान देना होता है क्योंकि जो मेरिट बनाई जाती है वो इन 7 पेपर से ही बनाई जाती है। इसके अलावा 2 जो पेपर होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई पेपर होते हैं। इनके मार्क्स काउंट नहीं किए जाते, कितने के, 2 के। जबकि 7 पेपर जो होंगे उससे आपकी मेरिट बनेगी, उसके नंबर काउंट किए जाएंगे। जो 2 पेपर थे जो आपके क्वालिफाई करने थे सिर्फ, उसमें भी आपको पास होना है, यानी कि 33% नंबर उन 2 में भी आपको लाना है। इसमें से एक पेपर जो होगा वो इंग्लिश का होगा और दूसरा पेपर लोकल लैंग्वेजेस का होगा। मतलब दोनों ही लैंग्वेज के होंगे और जो लोकल लैंग्वेज हैं वो लोकल लैंग्वेज वही होगी जो संविधान की सूची में दर्ज हैं। ठीक है, तो इस तरह से मेंस एग्जाम में कुल 9 पेपर होते हैं। 1750 नंबर का पेपर होता है। 9 पेपर में से 7 पेपर पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि जो मेरिट बनती है वो 7 पेपर की बनती है। इसके अलावा 2 जो पेपर होते हैं वो क्वालिफाई पेपर होते हैं, इनके मार्क काउंट नहीं होते हैं। लेकिन आपको उन दोनों पेपरों में से 33 अंक नंबर लाना पड़ेगा, यानी 33% नंबर लाने पड़ेंगे। इसमें एक पेपर, जो 2 पेपर बताए थे आपको, उसमें एक पेपर इंग्लिश का होता है, दूसरा लोकल लैंग्वेज का होता है। मतलब ये कि दोनों ही पेपर लैंग्वेज के होते हैं। तो जो लोकल लैंग्वेज का पेपर था वो वही लोकल लैंग्वेज होगी जो संविधान की सूची में दर्ज है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, 2 स्टेज आपने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद में तीसरी स्टेज आती है, वो आती है इंटरव्यू की। तो मेंस एग्जाम के बाद अब बारी आती है किसकी, इंटरव्यू की। इंटरव्यू को पर्सनालिटी टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये काफ़ी कठिन होता है क्योंकि असली परीक्षा यहीं से स्टार्ट होती है। मैंने अधिकांश IAS टॉपर का इंटरव्यू पढ़ा था तो उन्होंने बताया था उस इंटरव्यू में कि अधिकांश स्टूडेंट प्री और मेंस की एग्ज़ाम पास तो कर लेते हैं लेकिन इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाते हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि इंटरव्यू में रिजेक्ट क्यों होते हैं, रिजेक्ट होने के क्या कारण है। तो देखिए, रिजेक्ट होने के बहुत सारे कारण हैं, जिसमें से पहला जो कारण है वो है स्टूडेंट में कॉन्फिडेंस की कमी होना। सबसे मेन यही देखा गया है। दूसरा, उनका बात करने का तरीका। तीसरा, ड्रेस पहनने का तरीका। इन सभी बातों को वहाँ पर फोकस किया जाता है
और इन्हीं के आधार पर उस बंदे को अर्थात उस कैंडिडेट को रिजेक्ट कर दिया जाता है, किसमें से, इंटरव्यू में। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी फ्रेंड्स। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि इतनी माथाफोड़ी कर ली, इतनी मेहनत कर ली, तो उसके बाद में हमें सैलरी कितनी मिलेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी जो सैलरी होती है वो अलग अलग होती है। अब वो डिसाइड करता है कि आपकी रैंक कौन सी है, आपको किस कैटेगरी में जॉब मिली है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो डीएम का जो होता है पे स्केल वो होता है 50,000 से 1.5 लाख के बीच में होता है। इसके साथ ही मंत्री के सचिव या विभाग के जो सचिव होते हैं उनको 1 लाख से 2 लाख रुपए के बीच में मिलते हैं। चीफ जो सेक्रेटरी होता है उनको 2 लाख रुपए मिलते हैं। इसके साथ ही कैबिनेट सेक्रेटरी जो होता है उसको 2.5 लाख रुपए मिलते हैं। और इसके साथ ही अन्य सारी और सुविधाएं उपलब्ध और इन्हें करवाई जाती है। क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था, मंत्री के सचिव हो, विभाग के सचिव हो, चीफ सेक्रेटरी हो, कैबिनेट सेक्रेटरी हो, ये सारे के सारे कौन होते हैं, IAS अधिकारी होते हैं। तो इन सभी को कितना क्या वेतन मिलता है वो आप इसमें देख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि आपका कोई भी दोस्त या रिश्तेदार जो IAS की एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहता है या फिर IAS की एग्ज़ाम की तैयारी करने का इच्छुक है, तो उनको पता होना चाहिए कि कितना क्या सिलेबस होता है, कितनी क्या एग्ज़ाम होती है, कैसे क्या होता है। तो वो सारी की सारी डिटेल्स इस वीडियो में समझा दी है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे ही किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।